ऊपर बहस, वोट के अंदराज के ऊपर बहस, लेकिन आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए क्या किया? क्या आपने उन ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया कि जब वो अपने पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनकी टिकट्स में पीआईए को कुछ सब्सिडी दे दी जाए? छोड़ दीजिए खान साहब को, वो अपने होशो हवास में नहीं होते हैं। उनको एक मखसूस किस्म की उनकी हालत होती है, समटाइम्स वो अपने होश में होते हैं, समटाइम्स वो नहीं होते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि ज़रा आप बता दीजिए, क्या इस्लाम में किसी का नाम बिगाड़ना जायज़ है? क्योंकि आपकी और हमारी सोच का लेवल जहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वहाँ से उन एजेंसियों की सोच का लेवल शुरू होता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। हमारे मुल्क में भी इस वक्त जो प्रेडिक्शंस की सियासत है वो इस वक्त ज़ोर शोर से जारी है। हमारे इस मुल्क में इस वक्त ये वाली बातें करना कि कल को क्या होने वाला है और कल को क्या नहीं होने वाला है, ये एक फिफ्थ जनरेशन, तो क्या ये एक सेवन्थ जनरेशन कह लें या इसको लेटेस्ट जनरेशन आप कह लें, कि ये उस जनरेशन की सियासत इस वक्त हो रही है जिसको शायद इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए समझना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इस तरह की जो दूसरी सियासी जमातें हैं, उनका इस वक्त इस सियासत को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये सियासत बहुत कम है, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं वो वही हैं जिससे आजकल की नस्ल के जो दिमाग हैं और उनके जो सोच है और उनकी जो अक्कासी है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी का नज़रिया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उनके जहनों में वो तमाम तर मवाद का मुंतकिल करना है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। इसकी एक बहुत उम्दा मिसाल आपको इस तरह से दी जा सकती है कि अगर आप किसी को भांपने की सलाहियत रखते हैं और अगर आप किसी को उससे, मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है और वो माहिर इमराज मैदा या माहिर इमराज जिगर या कुछ इस तरह का एक किसी ख़ास चीज़ में पर्टिकुलर डॉक्टर है, और अगर उसके पास जो पेशेंट आता है तो जाहिर सी बात है उस डॉक्टर को पता है कि ये किस मसले की वजह से उसके पास आया है। अब जब उसने इलाज की शुरुआत करनी है तो उसके इलाज की शुरुआत का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो उसी से रिलेटेड होगा। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने नौजवानों की नब्ज़ के ऊपर इस तरह से हाथ रखे हुए है, अपने मुल्क के नौजवानों के ऊपर इस तरह से उसकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी है जिसको शायद कोई और पार्टी इतनी आसानी के साथ मात नहीं दे सकती है। दर हकीकत बात यह है कि इस वक्त ये जो सब कुछ हो रहा है इसको भी समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे हम एक दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मॉडल टाउन के सानहे में जान भी दे दी अपनी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? मौलाना ताहरुल कादरी साहब ने सियासत से हमेशा के लिए इनकार कर दिया, लेकिन वो लोग जिन्होंने उस वक़्त उस पार्टी के लिए इस तरह से जानें कुर्बान की थी, उनको आज क्या मिला? बिल्कुल इसी तरह की मिसाल इस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टी के इस वक्त जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में कही जा सकती है कि इस वक्त जो वो हालात का वो सामना कर रहे हैं और जो कुछ उनके जहनों में मवाद भरा जा रहा है, इसको लेकर बहुत ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। ये इस तमाम तर बातों से दरकिनार कि किसी सियासी पार्टी को निशाना बनाया जाए या किसी सियासी पार्टी के ऊपर कोई उंगली उठाई जाए, इन तमाम बातों से दरकिनार आपको ये सोचना होगा और आपको मवाजना करना होगा। मिसाल के तौर पर आप ये सवाल अपने जहन में बिठा कर सकते हैं कि अगर एक शख्स को आप किसी भी मुल्क का सरबराह बना देते हैं और आप उससे अगर ये एक्सपेक्टेड करते हैं कि वो आपके मुल्क को सही सिमत में लेकर चलेंगे, लेकिन जब उनको इक़्तिदार मिल रहा होता है, जब वो इक़्तिदार की उस जाहो जलाल में होते हैं, उस वक़्त वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उस वक़्त उनको ना तो मिसिंग पर्सन्स का पता होता है, ना उस वक़्त उनको महंगाई का पता होता है, ना उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, वोट के अलावा, यानी कि सिर्फ वोट मांगने के लिए मशीनों के ऊपर बहस, वोट के अंदराज के ऊपर बहस। लेकिन आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए क्या किया? आप वो जमात हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सबसे ज़्यादा तर्जुमानी करते हैं। सवाल यहाँ पे आके आता है कि आपने वोट के इंदराज से लेकर इससे हटकर आपने क्या किया? क्या आपने उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया कि जब वो अपने पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनकी टिकट्स में पीआईए को कुछ सब्सिडी दे दी जाए?
क्या आपने उन तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ ऐसा किया कि उनकी फैमिलीज़ जो यहाँ पे रह रही हैं, अगर वो पाकिस्तान में रेमिट्स अगर वो भेजते हैं, तो गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करके उनकी फैमिली की कुछ इंश्योरेंस करवा सकती है? क्या उनकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर कर सकती है? उनके ऊपर खसूसी तवज्जो दे सकती है? उनके केसेस जो ज़ेर इल्तवा है वो बाहर बैठकर नहीं लड़ सकते, उनको गवर्नमेंट अपने कोई वकला दे सकती है? क्या आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए वोट के इंदराज से अलहदा कोई और काम आपने किया है? यह सवाल उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को बिल्कुल पूछना चाहिए है। इसके अलावा हमारी तमाम तर वो बहनें बेटियां जो इस वक्त ये समझ रही हैं कि इस वक्त जो कहा जा रहा है, जिस बातों की तशबीह दी जा रही है, हमने आपको पहले ही कहा है कि इन तमाम तर बातों को सियासी पार्टी से दरकिनार होकर एक लम्हे के लिए आप इन तमाम बातों को एक साइड पे रख दीजिए। सिर्फ ये सवाल करना आप सीख लीजिए। आप मैं ना मानूं की ज़िद अगर आप कर रहे हैं तो याद रखिए कि जितने भी वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं वो भी इस बात के ऊपर बज़िद हैं कि वो अपने मज़हब में बिल्कुल ठीक हैं। ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। अगर आप किसी हिंदू से जाकर पूछ लेते हैं कि आपका जो मज़हब है क्या वो सही है या इस्लाम सही है, तो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी हिंदुइज़्म को ही ठीक कहेगा। किसी क्रिश्चियन से अगर आप पूछ लेते हैं तो वो क्रिश्चियन को ठीक कहेगा। कुछ इसी तरह की सिचुएशन को आप मज़हब से नहीं जोड़ सकते हैं। ये सियासत है। सियासत में आपकी सोच उसी तरह से बदल जानी चाहिए है जिस तरह से ये सियासतदान अपनी सोचें बदलते हैं। अगर ये सियासतदान किसी को चोर या डाकू कहते कहते अचानक उन पार्टीज़ को अपनी उनके इत्तेहादी बनकर उनको इक़्तिदार दे सकते हैं, उनको साथ मिला सकते हैं, उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, यू टर्न्स ले सकते हैं, ये सब कुछ वो कहते हैं कि सियासत का हिस्सा है, तो फिर आपकी सोच का बदलना या आपके सवालात करना क्या ये सियासत का हिस्सा नहीं है? वो लोग जो जब किसी के साथ इत्तेहादी बनते हैं, जब किसी को अपनी पार्टीज़ का जो है वो इत्तेहादी बनाकर हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, उस वक्त तो वो उसको सियासत कहते हैं। लेकिन जब वो किसी जलसे में आते हैं तो वो सियासत को मज़हब के साथ इस तरह से जोड़ते हैं कि जब हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग करते थे तो उस वक़्त भी ऐसा देखने में मिलता था कि वो जब तबलीग करके घर आते थे तो जो लोग होते थे वो जब अपने घरों में जाते थे तो वो कुछ लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे और कुछ वो जो घर का सरबराह होता था वो इस्लाम कबूल अभी नहीं किया हुआ होता था। तो इसी तरह से मेरे जो वोटर्स हैं उनका भी यही सिस्टम है कि जब वो घर जाते हैं तो बेटी भी पीटीआई में शामिल हो चुकी होती है, माँ भी पीटीआई में शामिल हो चुकी है। आपको एक लम्हे के लिए सोचना होगा। आप आपस में लड़ रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे हैं, आप एक दूसरे को ये साबित करने के ऊपर लगे हुए हैं कि तुम यूथियाज़ हो, तुम माजरत के साथ तुम पटवारी हो, माजरत के साथ तुम एक दूसरे के जियाले हो। आप इन बातों से बाहर निकल आइए। हम बहैसियत कौम मुसलमान होने के नाते हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी एक हैं। अगर हम ये नारा लगाते हैं कि कोई सिंधी नहीं है, कोई बलोची नहीं है, कोई यहाँ पे पंजाबी नहीं है, कोई पख्तून नहीं है, सब लोग एक ही हैं, सब लोग पाकिस्तानी हैं। अब आप इस बात को यहाँ से देख लीजिए कि जब आपके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर ये बात लिखी जाती है कि पाकिस्तानी, ना तो आपके ऊपर किसी पार्टी का ओहदा लगाया जाता है, ना किसी सूबे का लगाया जाता है, ना किसी कौम का लगाया जाता है, तो फिर सियासत में आकर इस तरह के माहौल में आकर हम यहाँ पे क्यों भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें, ये सारे इक़दार हम क्यों भूल जाते हैं? जब हम ये कहते हैं कि हम लोग सिर्फ पाकिस्तानी हैं तो फिर हम ये पार्टीज़ के एक दूसरे को इस तरह की बातें क्यों कहते हैं? अगर हम यही बातें कर रहे हैं तो ये तो वही वाला हिसाब हो गया जब पहले एक नारा लगा था कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग को लग गया दाग, तो वो तो बहुत ख़तरनाक किस्म के दावे थे। तो इस तरह से आप लोगों को ये समझना होगा कि ये जो नफ़रत आप बो रहे हैं, ये आप अगर समझते हैं कि आप किसी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी आने वाली जो नस्लें हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो इस आग का शिकार नहीं होंगे? ये उसी तरह की सूरत हाल है जिस तरह की सूरत हाल में इमरान खान साहब को जब ये कहा जाता था कि ये जो आप बीज बो रहे हैं कल को ये आपको काटने भी पड़ सकते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पे
पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप ही इस मुल्क के सरबराह हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसको हमारी आवाम के कुछ एक ख़ास मखसूस तबका उसको समझने से कासिर है। मेरी मौदबाना गुजारिश है, आपको मुस्लिम लीग नून से लाख इख्तलाफात हैं, दूध से धुली हुई जमात नहीं है। बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी करप्शंस हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया है। इन तमाम बातों से दरकिनार मौलाना फजलुर रहमान से आपके लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम को बिगाड़ना कभी मैं छोड़ दीजिए खान साहब को, वो अपने होशो हवास में नहीं होते हैं। उनको एक मखसूस किस्म की उनकी हालत होती है, समटाइम्स वो अपने होश में होते हैं, समटाइम्स वो नहीं होते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि ज़रा आप बता दीजिए, क्या इस्लाम में किसी का नाम बिगाड़ना जायज़ है? अगर किसी का नाम बिगाड़ कर उसको नाम को मुखातब करना जायज़ है तो फिर आप बता दीजिए कि फिर सब लोग जो हैं वो एक दूसरे के नाम बिगाड़ कर एक दूसरे को पुकारना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस्लाम का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पैगंबरों की तादाद गलत बता देते हैं, आप कभी इस्लाम को किधर से किधर ले जाते हैं, कभी आयत का मफ़हूम बदल देते हैं, कभी हदीस का मफ़हूम बदल देते हैं, क्या ये ठीक है? वो कुरान पाक जिसमें ज़ेर और ज़बर के बारे में इतनी ज़्यादा कॉन्शियस तरीके से बताया गया है कि वो मफ़हूम बदल जाते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि अल्फाज लुगत के ही पाबंद नहीं होते, लहजों से भी लफ्ज़ों का मफ़हूम बदल जाता है। बिल्कुल उसी तरह से आपको हमारे कुरान पाक में तो फिर बहुत ही ज़्यादा इस बात के ऊपर स्ट्रिक्ट बात कही गई है कि ज़ेर ज़बर का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि वो अल्फाज का मफ़हूम बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो उलमा की तरफ से एक बात कही जाती है कि दानिस्ता तौर पर की गई गलती में और गैर दानिस्ता और जो आपसे लाइल्मी में गलती हो जाती है उसमें फ़र्क होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में आपको वसवसे आ जाते हैं या 100 तरह के ख्यालात आ जाते हैं, लेकिन उन ख्यालात के बावजूद आप अपने सर को या अपने दिमाग को या अपनी सोच को झटकते हैं कि नहीं, मैं तो अल्लाह ताला की इबादत में हूँ, मुझे तो अल्लाह की इबादत करनी है, ये मुझे बातें नहीं सोचनी। आप फौरी अपने माइंड में खाना काबा ले आते हैं, मस्जिद नबी ले आते हैं, या कुछ भी इस तरह की जो आप मुक़द्दस मकामात या अल्लाह ताला से आप जुड़ने की बातें जहन में ले आते हैं और आप उन ख्यालात को झटक देते हैं। तो ये ज़ाहिर करता है कि आपका दीन के साथ लगाव कितना है। ज़ाहिर सी बात है, ये चीज़ आपको और मजबूत करती है। आप उन ख्यालात से लड़ रहे होते हैं, उन ख्यालात से आप झगड़ रहे होते हैं और इन द एंड आप कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि आप उस वक़्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ होते हैं। और ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर ख़ास इनायत होती है कि आप तमाम चीज़ों को शिकस्त देकर अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जुड़कर आप नमाज अदा करते हैं। आपको इस वक्त ये समझना होगा कि आप दीन इस्लाम को सही तरह से समझिए। मुझ में, आप में, हम सब में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, हम लोग ठीक नहीं हैं, हम में बहुत सारी कमियां कोताहियां हैं, क्योंकि हमारे अगर पड़ोसी भूखा सोता है तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे कुछ रियलिटीज़, कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता। लेकिन हमें जब कोई जलसा आता है तो हमें 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके रात ही पहुंचना है। गुजरांवाला के जलसे की मिसाल ले लीजिए, लोग अभी से वहां पे मौजूद हैं, वो कौन लोग हैं? मेरा सवाल आपसे ये है, वो कौन लोग हैं जो अभी इस वक्त वहां पे मौजूद है? वो गुजरांवाला के लोकल तो नहीं हो सकते हैं, वो गुजरांवाला के लोकल लोग तो नहीं है। वो ज़ाहिर सी बात है वो लोग हैं जो दूसरे इलाकों से आए हैं। और अगर दूसरे इलाकों से आने वाले वो लोग सिर्फ एक सियासी पार्टी को इसलिए उसको अपना कंधा दे रहे हैं कि वो आपके कंधे के ऊपर रखकर बंदूक चला सके, तो ज़रा सोचिए, कितने ही लोग कंटेनर से गिर जाते हैं, कितने ही लोग हैं वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं, कितने ही लोग हैं जो गोलियां खा लेते हैं, कितने ही लोग हैं जो आंसू गैस के शैल बर्दाश्त करते हैं। लेकिन इन द एंड होता क्या है? ये सियासी रहनुमा अपने आप में सिर्फ अपना मफाद ढूंढते हैं। खुदा के लिए इन सियासी रहनुमाओं को सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार चाहिए। ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं। ये जब इक़्तिदार के ईवानों में आ जाते हैं तो आपकी मुलाकात भी इनसे नहीं हो सकती है। कितने ही ऐसे लोग हैं, मैं उन तमाम टिकटॉक स्टार्स से बात करके मुखातब हूँ जो कि इस वक्त जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। मेरी गुफ्तगू का महवर इमरान खान नहीं है, लेकिन चूँकि इस वक्त जो सियासत है वो इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है, तो इसलिए उनको डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि वो जितने भी टिकटॉक स्टार्स हैं जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, जो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, क्या वो ये बात बता सकते हैं कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे उन्होंने कितनी दफ़ा उनको बुलाकर कहा कि आप मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में
अहम किरदार अदा कीजिए, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपको फंड्स देंगे, हम आपके प्लेटफॉर्म देंगे, हम आपको टूल्स देंगे, हम आपको लर्निंग कोर्सेज करवाएंगे ताकि आप टिकटॉक्स पर आकर, इस तरह की सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पर आकर लोगों को गाइड कर सकें। क्या कहा गया आपको ऐसा? नहीं कहा गया, यकीनन नहीं कहा गया। और अगर नहीं कहा गया तो इसका मतलब यह है कि अगर अभी आपको बुलवा कर कहा गया है तो सिर्फ और सिर्फ ये कि आप उनकी प्रमोशन कर सकें, आप लोगों में ये शऊर दिला सकें कि भाई छोड़ दो सब कुछ, सिर्फ इस एक जमात को आप इसकी साथ दो। ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। अगर हम अभी भी नहीं समझते तो याद रखिए कि आप बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। अगर हमारे इस मुल्क के बड़े या हमारी एजेंसीज जो दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसीज हैं, अगर वो इस वक्त थोड़ा सा किरदार अदा कर रही हैं तो आपको ये समझना होगा कि वो क्यों, क्योंकि आपकी और हमारी सोच का लेवल जहां पे ख़त्म हो जाता है वहां से उन एजेंसियों की सोच का लेवल शुरू होता है। पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उनके पास तमाम रिपोर्ट्स होती हैं। अगर उनके पास नून लीग के खिलाफ रिपोर्ट्स थी तो उन्होंने कुछ लोगों को दिखाई, बताया, लेकिन जब उनके पास उससे भी खतरनाक रिपोर्ट्स आई तो डेफिनेटली फिर क्या हुआ, फिर वो सबके सामने। हर चीज को समझने से पहले उसका जायजा लीजिए, उसका मुआयना कीजिए, ऐसे किसी के ऊपर राय कायम मत कीजिए। आने वाले वक्त के बारे में ज्यादातर प्रेडिक्शंस सिर्फ अपनी जात से हवाले से वही शख्स कर सकता है जिसको उसके बारे में पता है। मोहम्मद आमिर को पता था वो नो बॉल करवा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने एडमिट किया। इसी तरह से हंसी क्रोनिया को भी पता था कि उसने क्या करना है। बिल्कुल इसी तरह से वो तमाम लोग जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं उनको पता था कि उन्होंने क्या करना है। ये बातें इमरान खान साहब को ज़्यादा पता हैं कि उन्होंने क्या किया है और क्या होने जा रहा है और कहाँ से उनको किस तरह से ऊपर लाया गया था और कहाँ से अब उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है। ये सारी बातें इमरान खान साहब को पता है, इसीलिए वो आने वाले वक्त की प्रेडिक्शन पहले ही कर रहे हैं कि ये सब जब हो जाएगा तो मैं उन अवाम को कह सकूंगा कि देखा, मैंने आपको कहा था कि ऐसा होने जा रहा है। ये सब कुछ वही है क्योंकि उनको पता है, आपको पता नहीं है। उन ईवानों तक उस वक्त तक आपकी रसाई नहीं थी। ये बात आपको समझनी होगी कि आज जो लोग जिनको अगर रोने के ऊपर, जैसे कुछ सोशल मीडिया की एक्टिविस्ट रोने का ढोंग कर रही हैं, वो जब वो स्टेज पे आ जाती हैं, ठीक है, कल को आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये बात जहन में रखिएगा। कल को अगर किसी को ओहदा मिलेगा इस पार्टी में तो वो यकीनन उन इंसाफी सहाफ़ियों को मिलेगा जो इस वक्त उस पार्टी का बयानिया बहुत रोड मरोड़ कर इस वक्त पेश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के उन एजेंसियों के ऊपर आवाज़ें कस रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। मैं इमरान रियाज साहब की बात कर लेता हूँ कि वो इस वक्त उसी डगर के ऊपर चल रहे हैं वो, और उनका मकसद क्या है कि उस वक्त वो भी भांप चुके हैं कि इस वक्त लोगों को सुनना क्या अच्छा लगता है। वो ये सुनना अच्छा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बचाओ, उसका दिफा करो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोग दिखेंगे और आप पैसे कमाएंगे। बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसमें किसी की मुल्क का मफाद नहीं है। और वो इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ वो उसको अवेल कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ कौन अवेल नहीं कर सकता? हम भी कैमराज पकड़कर, माइक्स पकड़कर बनीगाला से लेकर गुजरांवाला के जलसे तक, गुजरात तक, फैसलाबाद, हर जगह पहुंच सकते हैं। हम भी सामने आ सकते हैं और शायद हम उनसे ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें ये अल्लाह ताला की ज़ात ने इतनी अक्ल फ़हम दी है कि हमने अपने आप को ये बना के पेश करना है कि हम अपने मुल्क की आवाम को अगर कुछ बेहतर आगाही दे सकें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा उस इमरान रियाज साहब से ये सवाल है कि आप जब इस तरह से खड़े होकर, आप बैठकर जब इस तरह से डिटाई के साथ जब आप पाकिस्तान के इदारों के ऊपर आवाज़ें कस रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि इंडिया से इस वक्त क्या आवाज़ें आ रही हैं कि जो काम हम अब इतना पैसा खर्च करके भी और इतने सालों से नहीं कर सके, वो काम इमरान खान साहब ने मुफ्त में कर दिया। ये बहुत बड़ी सोच है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको सोचना है आपने। अगर आप अपनी फ़ौज के इस तरह से ख़िलाफ़ हो जाएंगे तो जहन में रखिएगा कि फिर आपके अंदर वो जज्बा, वो हुब्बुल वतनी, वो लगन, वो तड़प वो नहीं रहेगी। ये सियासी रहनुमा तो इक़्तिदार में आकर दोबारा से उस सीट पर बैठ जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? आप क्या कर सकते हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब कोई जादू की छड़ी लेकर इस सब सारे मामलात को ठीक कर देंगे? आपको 4 सालों में क्या नजर आया? उन्होंने क्या कर दिया?
यहाँ सारी गेम सिर्फ इक़्तिदार की है। वो वाला इक़्तिदार जिसकी हवस या जिसकी शायद आदत अब उनको पड़ चुकी है और वो उसके बगैर नहीं रह सकते, और उस आदत को अपनाने के लिए वो सारी रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। और उन रेड लाइंस को क्रॉस करने वाले वो तमाम तर लोग, मैं आपको बता दूं, मुझे आप सब लोग बता दीजिए, मुझे आप लोग बहुत बुरा भला कहेंगे, लेकिन मैंने जितनी भी अपनी गुफ्तगू की है वो मैं समझता हूं कि अदब और लिहाज के एक दायरे में रहकर की है। शहबाज गिल आज कहाँ हैं? शहबाज गिल के ऊपर अब कोई बात करता है? उनको यहां तक पहुंचाया किसने है? किसने उनको जुबान दी थी? क्या वो किसी का बेटा नहीं था? क्या वो किसी का कुछ नहीं लगता? क्या किसी का बाप नहीं है? किसी का शौहर नहीं है? लेकिन आज अगर वो इस हालत में है तो किसकी वजह से? कितने ही ऐसे नए शहबाज गिल भी सामने आ सकते हैं जो इस वक्त अभी पक रहे हैं, और बहुत खौफनाक सूरत हाल है। ये वो खौफनाक सूरत हाल है जिसका सामना करने के लिए मैं समझता हूं कि वो लोग तैयार नहीं हैं। और शायद यही वजह है कि आपने शहबाज गिल साहब की दो तरह की तस्वीर देखी है। एक वो तस्वीर कि मैं तुम्हारी कब्र पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और एक वो तस्वीर जिसमें वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। आपको इन तमाम बातों से सबक सीखना होगा। आपको पाकिस्तान के मुल्की इदारों के ऊपर आवाज़ें कसने से बाज आना होगा। इसलिए नहीं कि वो किसी सियासी पार्टी के हक में हैं या नहीं है, इसलिए कि वो हमारे मुल्क के रखवाले हैं। वो हमारे मुल्क को इस वक्त हमारा नाम रोशन किए हुए हैं। आप ये बात भी जहन में रखिए कि अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान को इमदाद दे रहा है तो सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से। पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नल्स जब इस बात की गारंटी दे देते हैं कि एवरीथिंग विल बी ओके, तभी हर कोई आगे बढ़ता है। इसकी क्या वजह है? इसका मैं आपको एक और जवाब भी देता हूं। इमरान खान साहब ने भी अपने अभी जब वो इक़्तिदार से बाहर आए उसके नशे से, उन्होंने भी ये एडमिट किया है। उन्होंने भी ये एडमिट किया है कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था वो उस तमाम काम के पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी। यानी कि इस मुल्क में अगर असेंबली का इजलास बुलवाना है तो इस्टेब्लिशमेंट को उससे फ़ोन करवाया जा रहा है। क्यों? हम लोग जब तक खुद अपने आप में मजबूत नहीं होंगे, हमने मतनाज़िया बना दिया है उन इदारों को। वो बहुत अच्छे इदारे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ये हम ही लोग हैं जो भाग भाग कर उनके पास जाते हैं। आपके घर का मसला अगर आपके घर में हल हो सकता है तो उसको कोर्ट कचहरी या पुलिस थाने में या पंचायत में ले जाने की क्या ज़रूरत है? आप लोग मिल बैठकर अपने मसले का हल क्यों नहीं निकाल लेते हैं? एक अदालतें भी अब तो उकता चुकी हैं। अब तो अदालतें भी कहती हैं कि आप ये सियासी मसाइल लेकर हमारे पास आ जाते हैं। वो लोग जिनके मसाइल, जिनके केसेस बरसों से यहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं, हम उनको कैसे लेके आगे बढ़ेंगे जब आप मुल्की सालमियत के इतने बड़े बड़े केसेस लेकर हमारे पास आ जाते हैं, हमें बेंच बनाने पड़ जाते हैं, जजेस अवेलेबल नहीं होते हैं। ये चीज़ें हमें सोचनी है। हमें इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें एक लम्हे के लिए समझने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब आज कहते हैं कि ये मुझे वाई और एक्स जो हैं ये इस वक्त पंजाब के अंदर रद्दोबदल कर रहे हैं। क्या आपके अंदर शऊर नहीं है? क्या ये शऊर है आपके अंदर? आप उनसे सवाल नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब जब जहाज़ भर भर के जहांगीर तरीन के जा रहे थे तो उस वक्त कौन से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लेके जा रहे थे? क्या आप लोग इमरान खान साहब से सवाल नहीं कर सकते कि आपने ये एडमिट किया है कि एस्टेब्लिशमेंट से मैं फ़ोन करवाता था तो इनको तो कोई ये असेंबली में आते थे बिल पास करने के लिए, वो मिस्टर एक्स और वाई उस वक्त आपको क्यों नहीं याद आते थे? आप उनसे ये सवाल नहीं कर सकते जब आप आर्मी चीफ के बारे में खड़े होकर बयान देते हैं कि आर्मी चीफ को मेरिट पे आना चाहिए, तो आप बज़ाहिर क्यों नहीं बताते हैं कि आप किस आर्मी चीफ को लाने की बात कर रहे हैं? क्या उस वक्त आपको मिस्टर एक्स और वाई के बारे में नहीं पता चलता? क्या जब मिस्टर एक्स और वाई के की तैनातियों के ऊपर आपके इख्तलाफात बढ़े, क्या उस वक्त आपको मिस्टर एक्स और वाई के बारे में नहीं पता चला? क्या जब माजी में आपको ये बात कही जाती रही कि आप जिस तरह से इक़्तिदार में आए हैं उस तरह से इक़्तिदार से आप जा भी सकते हैं, आप अगर दूसरों रहनुमाओं को इस तरह से नाअहल करवा रहे हैं, तो ये कल को आप आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा था कि -3 जो थर्ड पर्सन है वो भी होगा। वो कौन होगा? इमरान खान होंगे। उन्होंने ऐसे नहीं कहा था। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, अब वो हम में नहीं रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो आग इमरान खान जिस आग के साथ खेल रहे हैं ना, ये इनके खुद भी गले पड़ेगी एक दिन। ज़ाहिर सी बात है। मेरा आपसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सवाल है। मैं कहता हूँ कि आपके इख्तलाफात एक्सेप्टेबल हैं, आपकी सोच इस वक्त एक्सेप्टेबल है, लेकिन सवाल ये है कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट किसी को नाअहल करार दे देती है,
उसकी जो रीजंस हैं वो आपके सामने हैं। वही सुप्रीम कोर्ट या वही मातहत अदलिया या वही इदारे जब उसी तरह के किसी केस को सुन रहे होते हैं जो उससे भी संगीन होता है, जैसे अभी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि ये उससे ज्यादा संगीन मामला है, तो क्या करें? वो फंस तो वो खुद चुके हैं। आपने खुद ही सब कुछ किया है, आपने अपने लिए वो तमाम तरह मामला खुद ही तय किए हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसकी आपको एक और उम्दा मिसाल दे देता हूं कि आप अगर अपने घर में एक रीत कायम कर लेते हैं कि इस घर में कभी मीठा नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप कभी कभार चुपके से मीठा खाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप पे सवाल तो उठेगा कि जब आपने मीठा खाने के इनकार के ऊपर एक घर में पूरा एक लॉ बना दिया है तो फिर आप चुपके से मीठा क्यों खा रहे हैं? फिर आप भी उन तमाम लोगों की तरह शिकार बनिए, आप भी उससे महरूम रहिए। कुछ इसी तरह के मामलात हैं। खुदा के लिए एक लम्हे के लिए बैठकर ज़रा अपने आप को रिफ़्रेश करके अब मैं समझता हूं कि आप ज़रा बहुत ही इत्मीनान के साथ सोचिए कि इस वक्त हो क्या रहा है। वो तमाम तर बातें जिसके बारे में मगर भी दुनिया से पहले से आवाज़ें उठने लग पड़ी थी, क्या वो सब कुछ आज नहीं हो रहा है? लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ पे एक हकीकत ये भी है कि यहाँ पे अगर लड़का बहुत ज़्यादा अमीर हो और अब उसकी बहुत ज़्यादा जायदाद हो और वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हों, तो इस्तिखारा भी उसके हक़ में अच्छा आ जाता है। ये तो हमारा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमने किस तरह से अपनी डायरेक्शंस किस तरह से लेकर चलनी है। इस वक्त बहुत लंबा वीलॉग हो चुका है। जो नेक्स्ट वीलॉग होगा उसकी कड़ियाँ यहीं से जोड़ेंगे, यहीं से मैं आगे आपको लेकर चलूँगा और मैं आपको कुछ मज़ीद फैक्ट्स बताऊँगा कि हम किस तरह से अपनी इस्लाह कर सकते हैं, हम किस तरह से तब्दीली ला सकते हैं। ये तब्दीली अब वो नहीं है, ये तब्दीली स्टेप बाई स्टेप होगी। आपको बस अपने शहर तक महदूद रहना है। आप अपने शहर के MP और MNA का एहतसाब करना सीख जाएं। बस जब आप अपने शहर के MP MNA का एहतसाब करने में कामयाब हो जाते हैं तो मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अपने शहर का एहतसाब करना सीखिए। इसके ऊपर अगले प्रोग्राम में बात होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।